हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने लिमिट स्टेट मेथड को क्या करा था, स्टार्ट करा था और लिमिट स्टेट मेथड का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को उस प्रीवियस सेशन में एक स्ट्रेंथ पैरामीटर्स जो होते हैं कंक्रीट और स्टील के किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से मॉडिफाई किए जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि अभी हमने स्ट्रेंथ देखा ना, अब लोड भी तो आ रहा होगा, तो इस लोड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इस लोड के बारे में देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, दैट इज द डिजाइन लोड, है ना, दैट इज द डिजाइन लोड। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि डिजाइन लोड का मतलब क्या होगा बच्चों। डिजाइन लोड का मतलब ये होगा कि ये वो लोड है, ये वो लोड है जिसके लिए आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, ये वो लोड होगा जिसके लिए आपका स्ट्रक्चर क्या किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा। लिख देता हूं मैं यहां पर, इट इज द लोड for which a structure will be designed. A structure will be designed. ठीक है, ये चीज समझ में गया, बहुत बेसिक सी बात लिखी है मैंने, बट इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस डिजाइन लोड को जब मुझे कैलकुलेट करना होगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो, मैं किस चीज को फॉलो करूंगा अगर मैं एलएसएम के अंदर डिजाइन लोड को कैलकुलेट करने वाला हूं। तो देखिए, डिजाइन लोड इन एलएसएम इज कैलकुलेटेड एज, है ना, डिजाइन लोड इन एलएसएम इज कैलकुलेटेड एज लाइक दिस। ये देखिए कैसे, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक लोड, इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मल्टीप्लाई करिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये बात समझ में आया, ये बना आप लोगों का डिजाइन लोड का फॉर्मूला, कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहां पर सवाल उठता है कि आपने हमको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब तो समझाया था, आपने कभी हमें कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब नहीं समझाया। तो आइए हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, देखिए इट इज कैरेक्टरिस्टिक लोड। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होगा समझते हैं हम लोग। चलिए, इट इज द लोड विच हैज 95% of probability, 95% of probability of not being exceeded, of not being exceeded during its entire design period, during its entire डिजाइन लाइफ। मतलब मान लीजिए आपने क्या करा, एक घर बनाया, ये जो डेफिनेशन लिखी ये तो आपको स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल होगी, है ना। आपने क्या करा, एक घर बनाया, ठीक है। अब इस घर के ऊपर जब एक लोड आने वाला होगा, वो एक्चुअल लोड होगा, है ना। मान लीजिए वो एक्चुअल लोड जो उस पर आ रहा है, मान लीजिए वो आपने लिया 100 किलो न्यूटन, वो लिया आपने 100 किलो न्यूटन। तो इस 100 किलो न्यूटन के पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 95% की प्रोबेबिलिटी होगी कि ये पूरे घर, मतलब ये घर के ऊपर, मतलब जितने भी टाइम के लिए हमने घर बनाया होगा उतने टाइम के लिए इसके पास 95% प्रोबेबिलिटी होगी कि इससे ज्यादा लोड नहीं होगा। मतलब 100 किलो न्यूटन से वो 100.1 किलो न्यूटन भी नहीं होगा, 100.1 किलो न्यूटन भी नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों? तो इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को इसमें डाउट हो तो हम लोग देखिए इसको किस तरह से एक बार समझ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड, है ना, क्या लिखा हम लोगों ने यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड
अगर आपने कहा 100 किलो न्यूटन, तो 100 किलो न्यूटन मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास 95% की प्रोबेबिलिटी है कि इससे ज्यादा लोड कभी भी मेरे स्ट्रक्चर पे नहीं आएगा। तो देखा जाए तो यहां पर ये देखिए क्या मिला मुझे, डिजाइन लोड, ये हो जाएगा 1.5। ओके, मैंने आप लोगों को शायद से फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू नहीं बताया। यहां पर ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा ना स्टूडेंट्स, ये 1.5 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, 1.5 लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इस चीज को हम लोग। यहां पर 1.5 इंटू कैरेक्टरिस्टिक लोड दैट इज 100, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 150 किलो न्यूटन का लोड यहां पर हो जाएगा। मतलब 100 के पास ही प्रोबेबिलिटी थी कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा, और मैंने उसको 1.5 गुना बना दिया 150 किलो न्यूटन के लिए। मतलब जैसे मैंने आपको स्ट्रेंथ के लिए कहा था कि स्ट्रेंथ को एलएसएम क्या करता है, स्ट्रेंथ को एलएसएम क्या कर रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसी तरह से आने वाले लोड को, स्ट्रक्चर पर लगने वाले लोड को क्या कर रहा है, ओवर एस्टिमेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हम इससे सेफर साइड जा रहे हैं, क्या इससे हमारा डिजाइन सेफर साइड जा रहा है? सीधी बात है, आप अपनी जो शक्ति है उसको कम बता रहे हो। ठीक है, आपकी जो तैयारी है मतलब वो आपने बहुत अच्छी करी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब एग्जाम का पेपर और इजी आ जाए तो आप क्या हुए, सेफर साइड हो गए। अब इसको ऐसे समझो कि आप 100 किलो न्यूटन का लोड ले सकते थे, है ना, 100 किलो न्यूटन का लोड आप ले सकते थे, लेकिन आपने कितनी ताकत बनाई अपने अंदर कि मैं 150 किलो न्यूटन का ले सकता हूं। ठीक है, आप 100 किलो न्यूटन का भी ले सकते थे, लेकिन आपने तैयारी करी कि मैं 150 किलो न्यूटन का लोड ले सकता हूं। आपके स्ट्रक्चर पे सिर्फ 100 ही आया, तो वो 50 किलो न्यूटन की तो स्ट्रेंथ आपके रिजर्व रह गई, तो आप क्या हो गए, सेफर साइड चले गए। बात समझ में आई? तो यही चीज होता है हमारा लोड के बारे में। मैं जितनी भी बातें आपको समझा सकता था वो ये चीज है कि आप लोग एक ऐसा लोड जिसके लिए आप स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे दैट विल बी कॉल्ड डिजाइन लोड। डिजाइन लोड को कैलकुलेट करने का तरीका है कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 1.5। कैरेक्टरिस्टिक लोड होगा एक ऐसा लोड जिसके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो 95% की प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने पूरे डिजाइन लाइफ में एक्सीड नहीं करेगा। कैरेक्टरिस्टिक लोड अगर 100 है तो डिजाइन लोड क्या हो जाएगा, 100 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब हमें IS 456 ने क्या बोल रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास लोड आएंगे, है ना। IS 456 2000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रक्चर पे कितने टाइप के लोड लग सकते हैं। एक तो डेड लोड जो हमारे मेंबर का सेल्फ वेट ही होगा, उसके बाद लाइव लोड जैसे कि हमारा वेट एक तरीके का लाइव लोड है। लाइव लोड वेरिएबल होता है, ठीक है। फर्नीचर का लोड हो सकता है, ये भी वेरिएबल हो सकता है, कभी सोफा है कभी सोफा फेंक दिया हम लोगों ने घर से बाहर। दूसरा तीसरा लोड क्या हो जाएगा हमारे पास, विंड लोड, हवा के कारण लगने वाला लोड। अर्थक्वेक लोड, भगवान करे ऐसा कभी लगे नहीं हमारे स्ट्रक्चर पे, एंड ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 4 तरीके के लोड हो गए। और एक और होता है हमारे पास स्नो लोड भी रहता है, बट स्नो लोड हम जनरली क्या करते हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस चीज को पढ़ाने के लिए जो भी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूं। तो अभी हमारे पास जो 4 तरीके के लोड रहेंगे वो रहेगा हमारा डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड। हम इन चारों लोड के कॉम्बिनेशंस देखने वाले हैं। हम इन चारों लोड के क्या देखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ना बच्चों, उसका नाम रहेगा हमारे पास लोड कॉम्बिनेशन। क्या रहेगा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक का नाम, दैट इज लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझिएगा इसको कि लोड कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, आप इसके जरा देखिएगा कि टेबल आप लोगों को किस तरह से दिखना चाहिए। पहली बात, मुझे यहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस को लेना है। डिफरेंट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस को क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये हो गया मेरे पास पहला तो लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। अब लोड कॉम्बिनेशंस के लिए को स्टडी करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना कि मैं 2 तरीके के लिमिट स्टेट को क्या करूंगा, कंसिडर करूंगा। तो पहला हो जाएगा लिमिट स्टेट ऑफ, पहला क्या हो जाएगा, कोलैप्स। ओके, मतलब सेफ्टी की बात आ गई। और दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर मेरे पास लिमिट स्टेट, क्या हो जाएगा दूसरा मेरे पास, लिमिट स्टेट ऑफ, यहां क्या हो जाएगा, सर्विसिएबिलिटी। यहां क्या हो जाएगा, सर्विसिएबिलिटी। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। मतलब इन दोनों के लिए मुझे क्या करना है, मेरे लोड कॉम्बिनेशन चेक करना है, और इन दोनों के लिए लोड कॉम्बिनेशन चेक करने के साथ साथ, इन दोनों के लिए लोड कॉम्बिनेशन चेक करने के साथ साथ मुझे
स्ट्रक्चर को इन पर्टिकुलर लोड कॉम्बिनेशन के लिए पास कराना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलिए, अब लोड कॉम्बिनेशन तो मैं यहाँ लिखने वाला हूं, बट हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट पहले लोड्स भी लिखना है। पहले हो गया डेड लोड, उसके बाद हो गया मेरे पास लाइव लोड, और यहां पर मेरा आएगा अर्थक्वेक लोड या फिर विंड लोड, या फिर क्या हो जाएगा, विंड लोड। यही लोड मुझे कहां कहां मिलेंगे, हमारे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में मिलेंगे। डेड लोड हो गया, यहां पर लाइव लोड हो गया, यहां पर अर्थक्वेक लोड हो गया, और नेक्स्ट क्या मिल जाएगा मुझे, यहां पर विंड लोड भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विंड लोड भी मिल जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, इसको अपन क्या करते हैं, एक टेबल के फॉर्म में हमने कर लिया। अब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरे लोड कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उन्हें मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले तो लिख लेता हूं। सबसे पहले देखिए, मेरे स्ट्रक्चर पे जो पहला लोड कॉम्बिनेशन आ सकता है वो हो सकता है मेरे पास डेड लोड प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, लाइव लोड हो जाएगा। दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर डेड लोड हो जाएगा, और उसके साथ डेड लोड हो जाएगा, और उसके साथ मुझे क्या मिल रहा है, अर्थक्वेक लोड मिल रहा है, और क्या मिल रहा है मुझे यहां पर, विंड लोड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, विंड लोड मिल रहा है। और जो तीसरा है वो हो जाएगा मेरे पास डेड लोड प्लस यहां पर हो जाएगा पास लाइव लोड प्लस यहां पर हो जाएगा पास अर्थक्वेक लोड या फिर विंड लोड, है ना, या फिर यहां पर विंड लोड। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, इस कॉम्बिनेशन को भी क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाए। तो पहले ये 3 कॉम्बिनेशन बन गए हमारे। ओके, चलिए, अब एक्चुअली में इस लोड कॉम्बिनेशन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लोड्स को मॉडिफाई करोगे डिफरेंट लिमिट स्टेट के लिए, एक डिफरेंट लिमिट स्टेट के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो समझिएगा, अगर डेड लोड और लाइव लोड का आपके पास कॉम्बिनेशन है, अगर आपके पास डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है, तो डेड लोड में जाएगा ये 1.5, लाइव लोड में जाएगा ये 1.5, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो लोड ही नहीं लग रहा स्ट्रक्चर पे। जब मैं डेड लोड और लाइव लोड को कंसीडर कर रहा हूं तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, यहां पर ये लोड ही नहीं है, और यहां पर भी ये 1.5 आ जाएगा। उसी तरह से अगर तीनों साथ में लग रहे हैं, है ना, तीनों साथ में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1.2, है ना, 1.2, 1.2। देखिए, चलिए, जिन बच्चों को इस ऑब्लिक में किसी भी तरह का डाउट आ रहा हो कि ये सर आपने यहाँ पर ये ऑब्लिक लगाया क्यों, ऑब्लिक का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन जो होगा, जैसे हम लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को समझते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है, तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा डेड लोड प्लस या तो बनेगा अर्थक्वेक लोड या फिर बनेगा डेड लोड प्लस विंड लोड। मतलब इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। इट वॉज वेरी ऑब्वियस, बट कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये चीज समझ नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, मेरा काम ही आपको समझाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1, लाइव लोड के लिए भी 1, अर्थक्वेक और विंड लोड है नहीं। फिर यहाँ पर डेड लोड के लिए 1, लाइव लोड के लिए कुछ है नहीं, अर्थक्वेक और विंड लोड के लिए यहाँ पर 1। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, डेड लोड मिल रहा है, उसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास 1, लाइव लोड के लिए 0.8, और क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर देखिए लाइव लोड के लिए 0.8, और अर्थक्वेक या विंड लोड के लिए भी क्या हो जाएगा 0.8 ही रहेगा। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, एक और लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को यहां पर डिफरेंस समझ में आ जाए कि ये एक डिफरेंट है। यहां पर हमारा लिमिट स्टेट जो है कोलैप्स से सर्विसिबिलिटी में चले गया है। ठीक है, ये चीज हो गया। यहां पर एक और वैल्यूज आप याद रखेंगे, दैट इज योर 0.9, है ना, दैट इज योर 0.9। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अब सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं हम लोग। इसके बारे में हम क्या करते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं। तो पहली बात हम लोग यहां पर जो लिखने वाले, नोट करके लिखिएगा अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो। पहली बात सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अर्थक्वेक लोड है, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, दी अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड, है ना, अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड विल नॉट एक्ट, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, विल नॉट एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में, साइमल्टेनियसली ऑन स्ट्रक्चर
साइमल्टेनियसली ऑन स्ट्रक्चर, ये चीज हो गया। अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड विल नॉट एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन स्ट्रक्चर, या तो अर्थक्वेक आएगा तो विंड नहीं आएगा, विंड आएगा तो अर्थक्वेक नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे, when the dead load is providing stability, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जब डेड लोड जो है प्रोवाइड कर रहा है स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिखा हम लोगों ने, व्हेन डेड लोड इज प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस टू अ स्ट्रक्चर against overturning, क्या लिखा हम लोगों ने, अगेंस्ट ओवरटर्निंग, देन 0.9 शुड बी, क्या लिखा हम लोगों ने, 0.9 शुड बी मल्टीप्लाइड टू डेड लोड। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, आई होप आपको जो फर्स्ट पॉइंट होगा ना वो तो बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो गया होगा, इजीली समझ में आ गया होगा कि हाँ ये तो क्लियर है। लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट है जहां पर मैंने डेड लोड के बारे में लिखा है कि डेड लोड अगर मेरे स्ट्रक्चर को ओवरटर्निंग के अगेंस्ट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस या फिर स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, 0.9 का इस्तेमाल करेंगे, 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे। वापस से हम लोग टेबल की ओर जाते हैं तो हमें टेबल की ओर जाने पे दिखा कि सब जगह तो आपने 1.5 का मल्टीप्लाई करा, अब आप कह रहे हो कि डेड लोड में क्या करिए, 0.9 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं ऐसा हमने क्यों किया, है ना, इस चीज को हमें क्या करना होगा, समझना होगा। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना है पहले पार्ट को, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डैम है या फिर आपके पास क्या है, एक रिटेनिंग वॉल है, आपके पास क्या है यहाँ पर एक तरीके की रिटेनिंग वॉल है, तो हमने इसको इस तरह से बनाया, है ना, ये देखिए अब यहाँ पर ये ऐसा आया और यहाँ पर ये रिटेनिंग वॉल ऐसे चले गया। ठीक है, यहाँ पर ये रिटेनिंग वॉल ऐसे चले गया। अब रिटेनिंग वॉल यहाँ पर है, तो अगर ये रिटेनिंग वॉल है तो यहाँ पर क्या होगा, इसने कोई सॉइल या फिर, है ना, सॉइल को क्या कर रखा होगा, होल्ड कर रखा होगा। यहाँ पर इसने क्या कर रखा होगा, सॉइल को क्या कर रखा होगा, होल्ड कर रखा होगा। ठीक है, अब जो मेरा सॉइल प्रेशर होगा ना बच्चों, इसके ऊपर जो लगने वाला मेरा सॉइल प्रेशर होगा वो किस तरह से होगा, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लगने वाला जो सॉइल प्रेशर होगा वो कैसा होगा, इसके अंदर इस तरह से होगा, मतलब इस वॉल के ऊपर इस तरह से मेरा सॉइल प्रेशर क्या हो रहा होगा, लग रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं अपन। ठीक है, ये इस तरह से इसके ऊपर लग रहा होगा, हाँ या ना। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है। अब जब ये प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा तो ये प्रेशर को देखिए आप लोग, ये प्रेशर को देखिए, आपको ये क्या कर रहा होगा, ये ऐसे धक्का लगा रहा होगा, इसको ऐसा स्लाइड कर रहा होगा ऐसे करके। और एट द सेम टाइम अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं, अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ लूं, इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं ओ, नाम दे देते हैं, ये जो ओ नाम दिया, इस ओ पॉइंट के अबाउ ये क्या कर रहा होगा, इसको से रोटेट कर रहा होगा, ऐसे क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। इस पूरे प्रेशर डायग्राम का एक रिजल्टेंट भी तो होगा, एक इस पूरे प्रेशर डायग्राम का क्या होगा, एक इस तरह से रिजल्टेंट भी होगा, है ना। और ये जो रिजल्टेंट होगा एक पर्टिकुलर क्या होगा, हाइट पे लग रहा होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा एक पर्टिकुलर क्या हो रहा होगा, हाइट पे इस तरह से क्या हो रहा होगा, लग रहा होगा, हाँ या ना। यस, अगर इसका हाइट h है तो ये h/3 पे लग रहा होगा, तो ये इसको ऐसे घुमा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एक इस तरह से मूवमेंट आया और इसको हमने क्या कहा, ओवर टर्निंग मूवमेंट कहा। क्या कहा, इसको हमने ओवर टर्निंग मूवमेंट कहा। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब समझिएगा कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसका खुद का भी तो एक वेट होगा ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसका खुद का भी तो एक वेट होगा, और पूरे स्ट्रक्चर के वेट को मैंने W नाम दिया। अब अगर मैं W के डिस्टेंस की बात करूं, W यहां तक अगर है ना, W अगर क्या है यहां तक है, तो W जो होगा वो भी तो इस पे क्या करेगा, ऐसा एक मूवमेंट डेवलप करेगा। तो जो W का डायरेक्शन होगा बच्चों, W का डायरेक्शन देखना है ना, ये जो W का डायरेक्शन है, क्या ये W का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा,
ये देखिए W का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो क्या इस मूवमेंट को अगर मैं नाम दे दूं स्टेबलाइजिंग मूवमेंट, क्या नाम देता हूं इसको मैं यहाँ पर, स्टेबलाइजिंग मूवमेंट नाम दे दिया मैंने, है ना, स्टेबलाइजिंग मूवमेंट नाम दे दिया मैंने इसे। तो देखिए जो येलो वाला है इसको ओवरटर्न कर रहा है, और ये जो डेड लोड के कारण इधर जा रहा है, डेड लोड के कारण इधर जा रहा है, मतलब डेड लोड के कारण इधर जा रहा है मतलब इसको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा आई गेस, है ना। इधर से आने वाला विंड, इधर से आने वाला सॉइल प्रेशर इसको ओवरटर्न कराने वाला है, और जो इसका सेल्फ वेट है W वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के साथ मिलकर W इंटू एक्स का एक मूवमेंट बना रहा होगा, और वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, इसलिए उसका नाम स्टेबलाइजिंग मोमेंट रख दिया, है ना। अब समझिएगा यहां पर मेरी बात, है ना, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब समझिएगा मेरी बात, अगर मैंने यहां पर लिखा W को इट इज द डेड लोड, है ना, इट इज द डेड लोड ऑफ रिटेनिंग वॉल, है ना। अब ये जो W डेड लोड है, या तो मैं बोल सकता हूं इसको सर्विस लोड है, ये सर्विस लोड मतलब वही मेरा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक लोड हो गया, है ना। अगर मुझे इस W को अल्टीमेट लोड या फिर डिजाइन लोड बना रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, है ना। यहां पर मैंने पहली बात क्या बोली कि कैरेक्टरिस्टिक लोड को ही मैं सर्विस लोड बोल रहा हूं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये क्या हो गया कि यहां पर जो अल्टीमेट लोड लिखा WU, इसी को मैं डिजाइन लोड भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो डिजाइन लोड हो जाएगा, दिस विल बी माय 0.9 टाइम्स ऑफ W, है ना, 0.9 टाइम्स ऑफ W। अब आप बोल रहे होंगे कि सर यही तो हमको पता करना है कि आप 0.9 का क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 0.9 का क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको तो यहां पर 1.5 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब समझना, अगर मेरा जो एक्चुअल लोड है ना, मेरा एक्चुअल लोड क्या है, W है, मेरे पास जो मेरा एक्चुअल लोड है वो W है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, है ना, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट कि जो मेरा W है ना, इस बार जो मेरा W है वो मेरे WU से बड़ा है ना, WU से बड़ा है ना। अब इस बार क्या हो रहा है ना, इस बार क्या हो रहा है, खासियत है कि डेड लोड इज प्रोवाइडिंग, है ना, डेड लोड इज प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, है ना। डेड लोड जो है वो मुझे क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। ये चीज आप ध्यान रखिए, इस बार ये चीज डिफरेंट है कि डेड लोड मुझे इस बार स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। अब मुझे जो डेड लोड को कंसीडर करना है वो ये वाला है ना, ये वाला है जो कि कम है, है ना। तो आप समझिए इफ WU, है ना, WU प्रोवाइड्स, है ना, प्रोवाइड्स सफिशिएंट स्टेबिलिटी, प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी टू स्ट्रक्चर, है ना, टू स्ट्रक्चर अगेंस्ट ओवरटर्निंग, अगर मेरे पास जो WU है वही मुझे क्या कर दे, मेरे स्ट्रक्चर को सफिशिएंट क्या प्रोवाइड कर दे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे अगेंस्ट ओवरटर्निंग, तो देन it is very obvious, क्या ऑब्वियस हो जाएगा यहां पर, हम समझते हैं कि यहां पर क्या ऑब्वियस हो जाएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल फॉर W also, है ना, फॉर दिस W also, है ना। सीधी सी बात है, समझो, है ना, समझो यहां पर ये बात, क्योंकि इस बार जो मेरे पास W है ना, इस बार जो मेरे पास W है वो डेड लोड है ना। और अगर एक्चुअल लोड मेरा ये है, और ये मुझे स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। अब WU को मैं बना रहा हूं किस तरह से, ये 0.9 से मैंने WU बनाया, है ना, 0.9 से मल्टीप्लाई करके WU करा, मतलब इसको मैं कम कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास W जो था, है ना, जो मेरे को पता था, अगर वो मेरे पास 100 किलो न्यूटन था, तो मेरा WU कितना हो गया, 90 किलो न्यूटन हो गया। इस बार ये डेड लोड मुझे स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है, तो कोई अगर मेरा स्ट्रक्चर
है ना, कोई मुझे स्ट्रक्चर 90 किलो न्यूटन से ही उतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर गया जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी, तो ऑब्वियस सी बात है 100 में तो मुझे ज्यादा ही क्या कर रहा होगा, स्टेबिलिटी दे रहा होगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए जब डेड लोड मुझे क्या कर रहा हो, स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा हो अगेंस्ट द रोटेशन पार्ट, अगेंस्ट द स्लाइडिंग पार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये 0.9 का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना, ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है, इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, बट पूरा चैप्टर हो जाए उसके साथ में ही क्या करेंगे, हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर। और इसी कंसेप्ट के ऊपर गेट में क्वेश्चन आया है, मतलब नॉट एग्जैक्टली द 0.9 वाले कंसेप्ट पे, बट ये वाला जो कंसेप्ट है हमारा, ये जो लोड कॉम्बिनेशन वाला टेबल है, इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन आया है। तो जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसके साथ ही आपको ये चीज है करवा दी जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़े हम लोग यहां से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो एलएसएम था उसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी कि किस पैरामीटर में उसको हमने काम किया, मतलब किस उसका फेलियर पैरामीटर क्या रखा, स्ट्रेंथ पैरामीटर्स क्या थे, लोड पैरामीटर्स क्या थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या करी, एलएसएम के बारे में कवर कर ली। अब जितनी भी चीजें हम लोगों ने लिखी है उन सबको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जितनी भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पर कंक्लूजन, है ना, यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी यहां पर, सबसे पहला कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे यहां पर कि जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड होती है इन एलएसएम द फेलियर इज बेस्ड ऑन, क्या लिख रहे हैं, द फेलियर इज बेस्ड ऑन स्ट्रेन इन मटेरियल। ओके, ये बात हम लोगों ने सबसे पहले एलएसएम के सबसे पहले सेशन में, सबसे पहली लाइन जो सबसे पहला पैराग्राफ जो पढ़ा था वहां पर सीखा था कि जो मटेरियल के अंदर आने वाली जो स्ट्रेन होगी वो तय करेगी कि मेरा मटेरियल फेल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, है ना, ये चीज समझ में आ गया। अब ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर, अगर एलएसएम है तो स्ट्रक्चर इज डिजाइंड फॉर, ध्यान रखेंगे हम लोग, जो हमारा स्ट्रक्चर है इट इज डिजाइन फॉर, किसके लिए डिजाइन किया जाएगा, डिजाइन लोड के लिए। किसके लिए डिजाइन किया जाएगा, डिजाइन लोड के लिए कहा जाएगा। इसी डिजाइन लोड को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेट लोड, क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेट लोड भी बोल सकते हैं, और अल्टीमेट लोड भी बोल सकते हैं, और एक और वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा एंड दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्ड लोड। इसे फैक्टर्ड लोड भी कहा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, है ना। अगर हम लोग थर्ड केस की बात करें कि जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ऑफ कंक्रीट इज मोर देन, है ना, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कंक्रीट का इज मोर देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील। जो हमारा स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ना उससे ज्यादा है, क्योंकि कंक्रीट का कितना था 1.5 था और स्टील का कितना था 1.15 था। ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, मैंने यहां पर लिख दिया, है ना। अगर आगे के पॉइंट्स की बात करें, फोर्थ, है ना, अगर आगे की पॉइंट की बात करें, ये फोर्थ, ये तो कई ऑब्जेक्टिव किताबों में पहला क्वेश्चन ही ये है, कई ऑब्जेक्टिव किताबों में पहला क्वेश्चन ही ये है। क्या है पहला क्वेश्चन, कि जो एलएसएम है, एलएसएम इज ए लिमिट स्टेट मेथड इज ए प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। क्या लिखा हम लोगों ने, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ऑफ डिजाइन, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ऑफ डिजाइन। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये पॉइंट मैं आपको नहीं भी लिखा था तो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पॉइंट आ गया होगा। क्यों ऐसा आ गया होगा, क्योंकि हम स्ट्रेंथ में क्या देख रहे हैं, 95% सक्सेस देख रहे हैं, 5% ही प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, फेलियर की है, कि इससे नीचे स्ट्रेंथ आ सकती है, इसकी 5% प्रोबेबिलिटी है, इसी से ऊपर स्ट्रेंथ रहेगी उसकी 95% प्रोबेबिलिटी है। लोड जितना अज्यूम करा है, 100 किलो न्यूटन अगर मेरा सर्विस लोड था तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी है कि इसके नीचे
5% प्रोबेबिलिटी की इसके ऊपर जा सकता है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं 100 की जगह 150 के लिए क्या कर रहा हूं डिजाइन कर रहा हूं, तो मैं सेफर साइड जा रहा हूं। एक और चीज ध्यान रखना है ना, एक और चीज ध्यान रखना, फिफ्थ, इसी पॉइंट से मेरे को ध्यान आया कि हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं एलएसएम के बारे में, लिख सकते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड जो होती है इन लिमिट स्टेट मेथड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अंडर एस्टिमेटेड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अंडर एस्टिमेटेड, मतलब हमारी जो ताकत है उसे हम कम दिखा रहे हैं, है ना। बट the external load is always overestimated, हमेशा ज्यादा आंक के चलते हैं, है ना। और उसके बाद भी हम हमारे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, सेफ बनाते हैं, मतलब हम लोग सेफर साइड जा रहे हैं। लिख देता हूं यहां पर मैं ये बात कि which makes the structure और डिजाइन मोर सेफर, क्या कर सकते हैं हम लोग, which makes the structure और डिजाइन मोर सेफर। ठीक है, आई होप ये कितने पॉइंट लिखे मैंने, 5 पॉइंट लिखे, और 5 ऐसे पॉइंट होंगे जो सिर्फ मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आपको ऑलरेडी ये सारे पॉइंट पता थे। ओके, है ना, यही होप करके चल रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक और पॉइंट इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, एक और पॉइंट हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, है ना, इन एलएसएम है ना, द सेक्शन साइज, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, इन एलएसएम द सेक्शन साइज इज लेस, है ना, लेस with high percentage of steel, जो हम स्टील का इस्तेमाल करेंगे सेक्शन साइज के साथ, तो ये जो सेक्शन साइज होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ जो स्टील होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो ये मतलब ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो ये मैं किससे कंपेयर करके कह रहा हूं, एज कंपेयर टू WSM, एज कंपेयर टू WSM, है ना, ये बात समझ में आई आपको, एज कंपेयर टू WSM। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, लास्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, देखिए वापस से लिखा हम लोगों ने कि इन LSM हमारी जो सेफ्टी होगी, सेफ्टी इज चेक्ड, क्या लिख रहे हैं हम लोग, इन LSM द सेफ्टी इज चेक्ड फॉर डिजाइन लोड और द अल्टीमेट लोड, डिजाइन लोड और अल्टीमेट लोड, वाइल सर्विसिबिलिटी, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, वाइल सर्विसिबिलिटी इज चेक्ड फॉर सर्विस लोड, है ना, सर्विस लोड। अब ये जो मैंने बात लिखी है ये मैंने कैसे लिखी, इस पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है मैंने यहां पर। सबसे पहले तो देखिए कि जो हमारी सेफ्टी है वो किसके लिए चेक की जा रही है, डिजाइन लोड के लिए, और जो मेरी यहां पर सर्विसिबिलिटी है वो किसके लिए चेक करी जा रही है, सर्विस लोड के लिए चेक करी जा रही है। किसके लिए चेक करी जा रही है, सर्विस लोड के लिए चेक करी जा रही है। ये बात लिखने की अकल मुझे कहां से आई, ये बात लिखने की अकल आई मुझे इस टेबल से। देखिए जब मैं यहां पर कोलैप्स की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था कोलैप्स वर्ड का मतलब क्या होता है, कोलैप्स वर्ड का मतलब क्या होता है, सेफ्टी होता है। कोलैप्स वर्ड का मतलब क्या होता है, सेफ्टी होता है। और जहां पर सेफ्टी है वहां पर देखिए हर बार मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ा इस्तेमाल करा है, मतलब डिजाइन लोड की तरफ गया हूं, लेकिन जितनी बार मेरे पास सर्विसिबिलिटी वाला क्राइटेरिया था, मेरा हमेशा जो लोड था 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ, मतलब सर्विस लोड ही रहा। तो इस टेबल को मैंने जब ध्यान से देखा तो मेरे पास ये सारे पॉइंट्स आए। तो कुछ मैंने 7 पॉइंट यहां पर लिखे हैं बच्चों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने क्या कर दिया, इनको आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे एलएसएम के वो पॉइंट्स जिससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो जो मेरा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट मेथड, वो आज यहां पर क्या होता है, समाप्त होता है, एंड होता है।
अब जो हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग चालू करने वाले हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर। ठीक है, तो यही टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और अभी मैं ये सेशन क्या कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।